हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम सब एक बड़े क्राइसिस को फेस कर रहे हैं। तो आप सबकी एजुकेशन कहीं ना कहीं हॉल्ट हो रही है। सो आई एम प्लानिंग टू गिव यू क्वालिटी क्लासेस, क्वालिटी कंसेप्ट क्लियरेंस, डाउट क्लियरेंस क्लासेस वाइल यू आर सिटिंग एट योर होम। तो बच्चों, एक हमने नया एक स्टार्ट कर रहे हैं। आपको पूरा 12th क्लास और पूरा 11th क्लास का फिजिक्स एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको बोर्ड लेवल, नीट के जो बच्चे और जेई मेंस के लेवल की हम यहाँ से कवर करेंगे। कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना है। दिस इज़ वेरी फर्स्ट क्लास, सो आई मस्ट मेक इट वेरी क्लियर दैट मैं वीडियोस को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं रखने की कोशिश करूँगा कि छोटी छोटी वीडियोस ही हो, बहुत बड़ी ना हो जाए। तो इसके लिए मैं एक बात को रिपीट नहीं करूँगा, बिकॉज यू आर वॉचिंग वीडियोज़। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप रिवर्स में बैक जाकर भी देख सकते हो। दूसरी बात, मैं जो बोर्ड्स पर लिखूँगा वो मेन बुलेट पॉइंट्स लिख दूंगा। उसके बाद जो मैं पढ़ाऊँगा तो एक्सप्लेनेशन में डिटेल में चीज़ें आ जाएंगी। तो आप उसको पॉज कर करके अपने नोटबुक पर भी नोट कर लेना, तो ठीक रहेगा। अब क्लास 12th का द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का भी पहला चैप्टर है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एज अ होल अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो दिस वर्ड इज कंप्राइज्ड ऑफ टू पार्ट्स। वन इज इलेक्ट्रो एंड अनदर इज स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स से मिलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बना है। सो इलेक्ट्रो इज समथिंग रिलेटेड विथ चार्ज और स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। सो वेन एवर अ चार्ज इज एट रेस्ट, जब भी कोई चार्ज रेस्ट पर रहता है तो उसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उन सब चीज़ों को डिटेल में हम इन दो चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन हो गई कि चार्ज के बारे में पढ़ना है जब वो रेस्ट पर है। तो चार्ज क्या है? चार्ज की डेफिनेशन देखते हैं बच्चों। चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्रॉपर्टी को अंडरलाइन करना है, इस पर ध्यान देना है। प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट एक्सर्ट्स एंड एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। तो एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट कर पाता है दूसरों पे, और दूसरों का एक्सपीरियंस कर पाता है अपने ऊपर। तो वो प्रॉपर्टी अगर है उस ऑब्जेक्ट में तो हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है या ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है। अदरवाइज दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट चार्ज्ड। तो बेसिकली बचपन में हम एक एग्जांपल इसका समझ लेते हैं। हम एक्सपेरिमेंट करते थे, पेन को रखते थे पेपर के स्मॉल पीसेस के ऊपर तो कुछ नहीं होता था। सो दिस वाज नॉट अट्रैक्टिंग पीसेस ऑफ पेपर्स, बट आफ्टर रबिंग थ्रू आवर हेयर्स इट स्टार्टेड अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसका नेचर चेंज हुआ, प्रॉपर्टी चेंज हुई, दैट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो प्रॉपर्टी पहले नहीं थी अट्रैक्ट करने की, अब रब कर देने से अट्रैक्ट होने लगी। तो हमने कहा नाउ दिस इज चार्ज्ड। अर्लियर इट वॉज नॉट चार्ज, इट वॉज अनचार्ज और न्यूट्रल, बट दिस इज चार्ज नाउ बिकॉज इट स्टार्टेड अट्रैक्टिंग द पीसेज ऑफ पेपर। तो ये हो गई चार्ज की डेफिनेशन। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, बुलेट पॉइंट्स में बोल रहा हूं। चार्ज स्केलर क्वांटिटी, और चार्ज अराइज क्यों होता है? चार्ज अराइज होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके जो एटम्स हैं उन एटम्स में से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रब कर दिया, तो रब करने से इलेक्ट्रॉन्स या तो टूट के जाएंगे या दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन को ही एक्सेप्ट कर लेगा। तो ड्यू टू द बोथ रीजंस चार्ज अराइजेज। अब इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल बाय कन्वेंशन। कन्वेंशन में हमने अब चार्ज दो टाइप के होते हैं, तो एक को कह दिया पॉजिटिव, एक को नेगेटिव। इट डजंट मीन दैट स्मॉलर और लार्जर और हायर और लोअर वैल्यूज। नेगेटिव और पॉजिटिव का यहां मतलब कम और ज्यादा से नहीं है। तो दो अलग अलग टाइप के चार्जेस थे, तो दो अलग अलग टाइप के चार्जेस को बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन के कई सारे मेथड्स होते हैं, प्लस माइनस, हाई लो, ब्लैक व्हाइट, यस नो, ट्रू फॉल्स। तो यहां पर हमने यूज कर लिया पॉजिटिव नेगेटिव। तो चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन को हमने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल माना हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन जहां पर चला जाएगा वहां नेगेटिव चार्ज अराइज हो जाएगा, और जहां से इलेक्ट्रॉन डिटैच होकर निकल जाएगा वहां पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो अब बात करते हैं चार्ज के बारे में, इसकी यूनिट क्या है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है। तो यूनिट एक स्केलर क्वांटिटी है चार्ज, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वेयर कूलम साहब एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने नाम के ऊपर इस चार्ज की यूनिट रख दी। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम देख सकते हैं दिस वैल्यू इज ह्यूजली लेस इन टर्म्स ऑफ कूलम, 10⁻⁻19।
इट मीन्स 1/10⁻19, इतना ज्यादा कम है। तो एक कूलम चार्ज अराइज करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करने पड़ेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू क्रिएट अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज 6.25 इंटू 10⁻18। एक्चुअली इसी का रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन दिस कम्स आउट टू बी दिस। तो ये हो गया, इतने इलेक्ट्रॉन्स हम चाहिए हमें एक कूलम चार्ज बनाने के लिए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चों, तो एक एक करके प्रॉपर्टीज समझते चले जाएंगे। मैंने कहा 2 टाइप की चार्ज होंगी, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, अगर सेम टाइप के चार्ज का इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे के पास आते हैं, तो वो रिपेल करेंगे। और अनलाइक चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो वो अट्रैक्ट करेगा। बहुत सिंपल सी बात है, हम सबने 10th में भी पढ़ रखा है, उससे भी पहले पढ़ा हुआ था। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्जेस आर एडिटिव। अब इसमें समझ लो आप, स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है, मेरे जेब में पैसा है, 100 रुपए हैं, किसी बच्चे ने मुझे 50 रुपए दे दिए, किसी बच्चे ने 60 रुपए ले लिए, किसी ने 70 रुपए दे दिए, और फाइनली हाउ मच मनी डू आई हैव। तो हमने क्या करूंगा, जो स्टार्टिंग में था उसकी वैल्यू लिख लूंगा, जो जो बच्चों ने मुझे दिया हुआ है उसको प्लस करके लिखूंगा, और जिन बच्चों ने मुझसे ले लिया है उसको माइनस करके, और फाइनली वैल्यू में कैलकुलेट कर लूंगा। जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू मेरी जेब में अभी होनी चाहिए। ठीक वैसे ही किसी बॉडी पर पहले से चार्ज है Q1, Q2 हमने दे दिया, Q3 निकाल लिया, तो अब इस पर चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3। दिस इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। फिर चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि चार्ज अराइज होने का एक ही रीजन है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज वाई द चार्ज पॉसिबल ऑन एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के ही इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने मल्टीपल में जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा तो नहीं होगा कि 2.5 इलेक्ट्रॉन टूट के जाएगा, नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स अपने नंबर्स में जाएगा मल्टीप्लाइड होके। तो चार्ज कितना हो सकता है किसी बॉडी पर, तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसी के मल्टीपल में हो सकता है। ये बात हो गई। चार्जेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। अब मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से चार्ज आ रहा है, तो भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां होंगे या कहां से होंगे? किसी बॉडी के ऊपर से, एटम के ऊपर से। एटम मॉलिक्यूल में होगा, मॉलिक्यूल होगा तो एक सब्सटेंस होना चाहिए, तो एक मास ऑब्जेक्ट होगा तो चार्ज उसी के ऊपर रह सकता है। प्रॉपर्टी है ना चार्ज, तो किसी बॉडी की तो प्रॉपर्टी होगी। हवा में ऐसे ही खाली प्रॉपर्टी थोड़ी होती है किसी चीज की प्रॉपर्टी होगी। तो एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी देयर टू डिफाइन चार्ज। चार्ज कितना है तो एक ऑब्जेक्ट पे ही हो सकता है। देन चार्जेस आर कंजर्व्ड। दिस इज समवट सिमिलर लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहां पर बोला जाएगा कि चार्जेस आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप एक फैक्ट्री ऐसी नहीं खोल सकते जो इलेक्ट्रिक चार्ज बना कर दे। तो क्या होता है, ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तो चार्ज हमें लगता है कि यहां चार्ज आ गया। एक्चुअली एज अ होल एक क्लोज सिस्टम में अगर देखोगे, आइसोलेटेड सिस्टम में, द टोटल चार्ज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर चार्ज चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस सिस्टम के अंदर ही ट्रांसफर होंगे ना। तो एक बॉडी पर अगर चार्ज पॉजिटिव आ गया तो जरूर दूसरी बॉडी पर नेगेटिव आया होगा। तो एज अ होल जब आप ऐड करोगे सबको तो नेट इफेक्ट 0 रहेगा। स्टार्टिंग में जो चार्ज था बाद में उतना ही चार्ज रहेगा। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज नॉट गोइंग टू लीव इट्स पेरेंट एटम इन नेचुरल नॉर्मल केसेस। एक एक केस हो सकता है जिसमें जाएगा, वो बात करेंगे। अभी मैं ये समझता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकता है। तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें न्यूक्लियस जाने नहीं देता अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, यानी मैं बोलूं तो इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर बाहर नहीं जाता, तो वैसे मटेरियल्स होते हैं इंसुलेटर्स। मटेरियल्स विच डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जब बाहर निकल जाएगा ना तो उसको फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो उन मटेरियल्स में जिनमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। और जिनमें होते हैं, अब देखो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनमें ये जो फोर्स है ना अट्रैक्शन, ये बहुत वीक है, तो थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्बेंस बाहर से कहीं आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन टूट के चल पड़ेगा, बाय बाय बोलकर अपने एटम को, और भाग लेगा, आवारा बन जाएगा, घूमेगा फिर वो मटेरियल के अंदर जाके। तो ये बन गया फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा किसी मटेरियल के अंदर अवेलेबल हो सकता है, वो मटेरियल उतना ही बढ़िया कंडक्टर होगा। मटेरियल्स विच कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम। अब बात करते हैं करंट का। तो अगर मैंने किसी मटेरियल के अक्रॉस, ये जो मटेरियल है एक रॉड है, इसके अक्रॉस मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। अब ये क्या है, 10th क्लास में पढ़ा तो है, लेकिन हम आगे सेकंड चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ेंगे। कुछ भी है, पोटेंशियल डिफरेंस है एक चीज, क्या चीज है देखेंगे बाद में। वो क्रिएट कर दिया, तो
अब वो फोर्स एक्सर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो भागेंगे उस फोर्स के अकॉर्डिंग, नहीं है तो फोर्स लगाते रहो भैया, है ही नहीं जिसके ऊपर फोर्स लगाना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो नहीं भागेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स भागने लग गए तो हम कहते हैं कि इसमें करंट फ्लो होने लग गया। तो सीधा सीधा मैं ये कह सकता हूं जिस मटेरियल के अंदर करंट फ्लो होता है वो है कंडक्टर, जिसके अंदर नहीं होता है वो है इंसुलेटर। तो ये तो हो गए डेफिनेशंस, एग्जांपल भी देख लिया। अब हम बात करेंगे कि किसी मटेरियल के अंदर चार्ज को लाना है। आई वॉन्ट टू चार्ज दिस मटेरियल, मैं इस मटेरियल को चार्ज करना चाहता हूं, तो अब मुझे क्या करना होगा? तो देखो चार्जिंग के 3 तरीके हैं, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और इंसुलेशन। अब एक एक करके इसको समझ लेते हैं। बाय फ्रिक्शन में जो मैंने बेसिकली बताया था ये वाला काम, ये था फ्रिक्शन, मैंने रबिंग की, रबिंग करने से चार्ज हो गए। अब बात कर रहे हैं रबिंग करके इन दोनों में से, अच्छा एक तीसरा मटेरियल भी सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर नॉर्मल केसेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन किसी पर्टिकुलर केस में, वो क्या केस होगा सेकंड बुक के लास्ट में एकदम मॉडर्न फिजिक्स के साइड में उसमें है हमारा सेमीकंडक्टर, तो वो पढ़ेंगे डिटेल में उसको क्या है। लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं तो नेचुरल केसेस में, नॉर्मल केसेस में वो मटेरियल्स इंसुलेटर की तरह होते हैं, लेकिन किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में वो थोड़ा थोड़ा कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, थोड़ा थोड़ा अलाउ करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को पास करने के लिए, तो थोड़ा सा कंडक्टर की तरह हो जाते हैं, वरना ज़्यादातर वो इंसुलेटर की तरह ही रहते हैं, उनको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो अब बात कर रहे हैं बाय फ्रिक्शन, तो ये करके हमने चार्ज क्रिएट कर दिया। तो इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों में से किस मटेरियल पर ऐसा करके हम चार्ज क्रिएट कर सकते हैं? तो दोनों पे कर सकते हैं, क्योंकि अब देखो तुम सोच सकते हो सर ये तो इंसुलेटर है सर, इसके एटम का इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलेगा, आपने रबिंग की तो ये चार्ज कैसे हो गया? इलेक्ट्रॉन निकला होगा तभी तो चार्ज हुआ होगा, तो कैसे हुआ? तो मैंने बोला था कि ये इंसुलेटर है, इसमें फोर्स बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है। लेकिन अगर मैंने मस्क्यूलर फोर्स लगा दिया, अपना फोर्स, तो मेरे फोर्स के आगे वो बेचारा इलेक्ट्रॉन और वो बेचारा न्यूक्लियस कहाँ ठहरेगा? अगर हमने न्यूक्लियर अपना मस्कुलर फोर्स लगा दिया तो इसके सामने वो फोर्स कहाँ? वो तो ब्रेकेज हो जाएगा, सारा कुछ ब्रेकआउट हो जाएगा और ये सारी थ्योरी फेल हो जाएगी वहां पर, क्योंकि ह्यूज हम तो बहुत बलशाली होते हैं ना, अगर एटम की बात करो छोटे से, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल पड़ेगा। तो उस टाइम पर ये इंसुलेटर हो या फिर कंडक्टर हो, दोनों ही चार्ज्ड हो सकते हैं बाय फ्रिक्शन। बाय कंडक्शन, अब कंडक्शन है क्या? तो देखो एक मटेरियल है, इस मटेरियल में एटम्स हैं या न्यूक्लियस जो भी बोलो, यहां मैंने एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया रबिंग करके सपोज। अब ये कंडक्टर है, सपोज कंडक्टर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने पड़ोस वाले एटम से इलेक्ट्रॉन को डिटैच कर लेगा, अट्रैक्ट करके और लाकर अपने से चिपका लेगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज तो गया यहां से, अब यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां हो गया, ये अपने पड़ोस वाले से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये भी यहां से जाकर यहां चला जाएगा। और ऐसे ही देखो चार्ज हमने क्रिएट यहां किया था और करके छोड़ दिया था, तो ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज अपने आप मूव कर रहा है, यहां से भागा यहां 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 यहां, इसी को हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ चार्ज। कंडक्ट कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है बिना कुछ किए। एक कॉर्नर पर आपने चार्ज क्रिएट करके छोड़ दिया, वो थ्रू आउट मूव कर रहा है, घूम रहा है आराम से, चक्कर काट रहा है थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द मटीरियल, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। और चार्जिंग, अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय कंडक्शन ओनली इन कंडक्टर्स। ये मेथड जो है चार्ज करने का, ये बस कंडक्टर्स पर ही काम करेगा, क्योंकि अगर इंसुलेटर है और यहां आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन को खींच ही नहीं पाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ही नहीं है। कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ी देता है, वो तो हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज दे दिया खींच के अपने पावर यूज करके, तो ये पड़ोस से अपना नहीं ले पाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं ले पाएगा, तो ये चार्ज यहीं का यहीं पड़ा रहेगा, वो कंडक्ट नहीं करेगा, वो मूव नहीं करेगा। तो इंसुलेटर्स में ये मेथड नहीं चलता है। इंसुलेशन क्या है? तो अब देखो एक बॉडी है चार्ज्ड, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसके बहुत पास में एक दूसरी बॉडी रख दी और ये दोनों कंडक्टर्स हैं, बोथ आर कंडक्टर्स। तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस बहुत पास में रखा हुआ है, कांटेक्ट में नहीं है, ध्यान रखना, कांटेक्ट में हो तो वो कंडक्शन होगा, कांटेक्ट में नहीं है तो इंडक्शन होगा। वो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये अपने इस सरफेस पर यहां पर आगे इकट्ठे हो जाएंगे। तो दिस सरफेस विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, और इधर से थोड़ा डिप्राइव हो गए पीछे से, तो पीछे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। आगे चलेगा ना इलेक्ट्रॉन्स, तो पीछे इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी कमी हो जाएगी,
तो ये बन गया पॉजिटिवली चार्ज। अब देखो ये मटेरियल छोड़ दो अगर, तो इस मटेरियल पे तो हमने चार्ज क्रिएट किया था, लेकिन वो चार्ज अपने आप यहाँ भी शो होने लग गया। क्यों? क्योंकि आपने विसिनिटी में प्रोड्यूस कर वो रख दिया है दूसरे मटेरियल को, तो खाली रख देने से पास में विदाउट एनी कॉन्टैक्ट अगर कोई बॉडी चार्ज की तरफ बिहेवियर करने लगे या चार्ज हो जाए, तो इस फिनोमेना को, इस मेथड, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंडक्शन। और ये किस में हो सकता है? ये भी हो सकता है ओनली इन कंडक्टर्स, ओनली कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स में नहीं हो सकता, क्योंकि अब इंसुलेटर अगर रखा होता तो ये इलेक्ट्रॉन भी तो बाहर जा रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं फ्री, अपने एटम में मस्त पड़े हुए हैं, तो वो बाहर कैसे जाएंगे और ये चार्ज कैसे होगा? तो नहीं हो सकता। तो इंसुलेटर में बस एक ही मेथड है, फ्रिक्शन और कंडक्शन। और फ्रिक्शन, कंडक्शन और इंसुलेशन, ये तीनों ही मेथड चलेंगे आपके कंडक्टर्स में तीनों मेथड चलेंगे। और इंसुलेटर में चार्ज करना है तो आपको बस फ्रिक्शन से ही करना पड़ेगा। तो ये बातें हो गई हमने। अब हम स्टार्ट करेंगे कूलम्स लॉ, दैट इज द बेस ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज कूलम्स लॉ। और बच्चों, दिस टॉपिक सर्व्स द फाउंडेशन ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि अगर देखा जाए तो फाउंडेशन में यही टॉपिक है, इसी टॉपिक पर बेस्ड आगे। हालांकि बेसिकली जब बहुत ज्यादा फंडामेंटल तो गॉस लॉ आने वाला है, लेकिन गॉस लॉ बाद में पढ़ते हैं, तो आपको अभी इस लेवल पे लगेगा कि यही आपका फाउंडेशन सर्व कर रहा है, और मैं मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कूलम्स लॉ, कूलम्स आप बताते हैं, तो आपने ग्रेविटेशन में न्यूटन साहब का लॉ पढ़ा हुआ है कि दो मास बॉडीज हैं, दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अच्छा, बेसिकली ये ना दो बात यहाँ पर हो रही है, दो चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ये बना रखा है मैंने, एक चार्ज यहाँ है Q1, एक चार्ज यहाँ है Q2। तो यहाँ पे हम बात करते हैं पॉइंट चार्ज की। पॉइंट चार्ज यानी जिस बॉडी पर भी चार्ज है उस बॉडी का साइज बहुत ज्यादा छोटा है, उस बॉडी का साइज नेग्लिजिबल है इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो हमने उसको पॉइंट साइज मान लिया। देखो सारी चीजें यहाँ पर जनरलाइजेशन चलता है, हमने जनरलाइज करके उसको बहुत छोटा कर दिया और हमने उसको नाम दे दिया पॉइंट चार्ज। दो, अब कूलम साहब बोल रहे हैं कि दो पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पर हमेशा इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं। ये इसके ऊपर इधर लगाएगा तो ये इसके ऊपर भी इधर लगाएगा, इक्वल अपोजिट फोर्स दोनों एक दूसरे पर लगाएंगे और इक्वल रहेंगे, ये बात ध्यान रखना। अभी कोई पूछे कि ये 2 कूलम है और ये 100 कूलम है, तो कौन सा ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो आप तुरंत बोलोगे सर 100 कूलम वाला तो सर पावरफुल है, वो 100 वाला खींचेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देख रहे हैं अभी, क्योंकि ये जो फोर्स होगा, दोनों ही फोर्स जो होंगे वो इक्वल और अपोजिट होंगे, और वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे? exerts force on each other and the magnitude of the force is directly proportional to both the charges। यानी मैग्नीट्यूड जो फोर्स का होगा उसमें दोनों चार्ज मल्टीप्लाई होके आएंगे। तो अगर इसका फोर्स बोलो तो इसमें भी दोनों चार्ज मल्टीप्लाई होंगे, और इसका फोर्स बोलो तो इसमें भी दोनों चार्ज मल्टीप्लाई होंगे, तो द वैल्यू विल रिमेन सेम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ये सारे फील्ड फोर्सेस के साथ चालू होता है, काम करता है। देखो ये दूर दूर रखे हुए हैं ना, और दूर से एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। तो चाहे हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, चाहे इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करें, चाहे मैग्नेटिक फोर्स की बात करें, ये सारे फोर्सेस नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, क्योंकि इनमें बॉडीज जाती नहीं है उसके पास फोर्स एक्सर्ट करने के लिए, अपने पास बैठे बैठे उस पर फोर्स लगाती है। तो इसको हम बोलते हैं फील्ड फोर्सेस। क्या होता है वो अभी इसके बाद मैं डिस्कस भी करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वो बॉडी अपने चारों तरफ एक रीजन क्रिएट कर देती है, एक अपने इफेक्ट क्रिएट कर देती है, उसको बोलते हैं फील्ड। और उस फील्ड में दूसरी बॉडी जैसे ही आएगी तो वो फील्ड उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है। और ये सारे फील्ड फोर्सेज जो हैं या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, ये सारे एक कॉमन प्रिंसिपल पर बेस्ड होते हैं, वो होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। इन सारे फोर्सेज में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो इनके बीच के सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ भी वही होता है, वो लिखा हुआ है। अगर दो चार्जेस हैं Q1 Q2 r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे, F12 F21, यानी F1 ड्यू टू सेकेंड इसके ऊपर जो इसने लगाया है, और ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट इसके ऊपर जो इसने लगाया है, ये दोनों इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, हमने मान लिया उसको F। तो F विल बी प्रोपोर्शनल टू Q1, F will be proportional to Q2 and F will be proportional to 1 upon R square, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन तीनों को कंबाइन कर दिया तो F will be proportional to Q1 Q2 upon R square। यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है K, F is equal to K Q1 Q2 upon R square।
के इज नोन एज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और कूलम्स कांस्टेंट, और इस के का मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, और यूनिट यहीं से मैं देख लूंगा, यहां से के की यूनिट चाहिए ना, आर स्क्वायर को इधर लाओ तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और क्यू स्क्वायर को नीचे लाओ तो क्यू क्यू मिलकर बन जाएगा कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये बन गई इसकी यूनिट। अब एक कांस्टेंट और भी है जो इस के से ज्यादा रेलिवेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहां से यहां पहुंच रहे हैं। दिस के कैन बी रिप्रेजेंटेड एज in terms of another constant, and here that constant k is equal to 1/4 pi epsilon naught, इसको हम बोलते हैं epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of free space। epsilon naught की वैल्यू ये होती है। अब जरा इसको समझे epsilon naught क्या है। तो अब मैं बात एक छोटी सी करना चाहूंगा कि ये दोनों चार्जेस हैं r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो एक केस में मैं एयर में रख देता हूं तो एक दूसरे पर ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक बात है। इसी सेटअप यानी दोनों चार्जेस वही सेम रखेंगे और डिस्टेंस भी सेम रखेंगे, और मैं ले जाकर रखूंगा उसको वाटर के अंदर। तो क्या ये दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स एयर में एक्सर्ट कर रहे थे वही वाटर में एक्सर्ट करेंगे? द आंसर इज बिग नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, ये डिफरेंट फोर्स एक्सर्ट करने देगा, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है। अब मीडियम चेंज हो गया तो दिस डिपेंड्स अपॉन द मीडियम, हाउ मच फोर्स इज इट परमिटिंग टू अप्लाई बाय द चार्जेस। अब चार्जेस को ये वाटर परमिट नहीं करने देगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे देखो एक शहर में एक पुलिस ऑफिसर है, एसएसपी है, बहुत ढीले ढाले से हैं, और क्रिमिनल्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा दादागिरी चलती है, मस्त है, सारे रोज क्राइम मर्डर सारे हो रहे हैं। पता है कि साहब पुलिस वाले तो अपने घर में सोए रहते हैं खाट तान के, तो सारी बातें चल रही हैं, यानी फोर्स बहुत ज्यादा एक्सर्ट कर रहे हैं वो लोग। अब उनका ट्रांसफर हो गया, एक नए साहब आ गए, पता चलता है वो हर महीने में 10-20 एनकाउंटर कर देते हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक। अब वो सारे जितने भी महानुभाव महापुरुष क्रिमिनल्स थे, उनको पता चले कि वो दया नायक आ रहा है यहाँ पर, तो उनकी हालत हो गई खराब, और उनके बिना कुछ बोले चुपचाप अपने घरों में दुबक के बैठ गए, वो घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। यानी नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट allowing, not letting them to react, to act। अब वो फोर्स एक्सर्ट करने के लिए अलाउ ही नहीं कर रहा है, तो परमिट नहीं कर रहा है, तो यहाँ परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। वाटर के अंदर लेकर जाओगे तो वाटर कम अलाउ करने देगा, तो फोर्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी। सो दिस इज डिनोटेड। अब ये कितना कम हो जाएगा, तो वही टर्म यहाँ पर यूज करते हैं एप्सिलॉन के साथ, एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है क्योंकि मैंने जो जनरल केस लिया हुआ है, मैंने क्या, ये हर कोई लेता है, बुक में भी ऐसी रहता है, तो यहाँ पर वैक्यूम या फिर एयर माना हुआ है। तो इस टाइम में जो फोर्स लग रहा है उसको k से अगर हमने रिप्रेजेंट किया उस कांस्टेंट को, तो k विल बी रिटन एज 1/4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of free space, यानी एयर या फिर वैक्यूम। और epsilon naught की वैल्यू हो जाएगी, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं, k की वैल्यू पता है, 4 पाई की वैल्यू जानते ही है, सबको इधर उधर शिफ्ट कर दें तो epsilon naught की वैल्यू आती है 8.85 इंटू 10⁻12, और यूनिट ठीक उल्टा, देखो रेसिप्रोकल है, k और epsilon naught एक दूसरे का। 4 पाई इज अ कांस्टेंट, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा उल्टा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये बात हो गई कूलम्स लॉ के साथ, इन चीजों को हमने थोड़ा सा समझा। अब किसी भी मटेरियल का होता है एप्सिलॉन, यानी परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल, और ये होता है एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब ये समझना, ये कॉपी पे लिख लो, मैं बोल रहा हूं, epsilon for this is permittivity of any material, this is relative permittivity। अब समझना बात को, यहां से epsilon r आ गया epsilon upon epsilon naught। अगर मैं वाटर की बात करूं तो इस फॉर्मूले में k की जगह, या k को मैं 1/4 pi epsilon naught लिख दूं, यहां पर मैं लिखूं f इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर इस सेटअप को मैंने वाटर में ले आकर रख दिया है तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट हट जाएगा, यहां पर आ जाएगा एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ वाटर, और वाटर की परमिटिविटी होगी एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट का इतना टाइम्स, ये रेशियो है रिलेटिव परमिटिविटी, कितने टाइम्स, एयर के कितने टाइम्स। तो मैं अगर वाटर का कोई ऑलमोस्ट होता है 80, नियर अबाउट 80, सपोज 80 है। अब देखो होगा क्या, एप्सिलॉन की वैल्यू 80 टाइम्स हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और
और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह 80 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, यानी फोर्स क्या हो जाएगा वाटर के अंदर 1/80 टाइम्स। बाकी सब चीजें सेम, नीचे 80 और आ गया, दैट इज एप्सिलॉन आर। तो समझ गए होगे बात को, मुझे लगता है। नहीं समझ में आया होगा तो पीछे जाकर फिर से रिवाइज करना, 1 मिनट पीछे जाना वीडियो में फिर से, क्योंकि बार बार मैं दोहराऊंगा नहीं इन बातों को, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है, वीडियो है, तो आप पीछे जाकर दोबारा सुन सकते हो। तो वाटर के अंदर वो फोर्स कम हो जाएगा। सो एप्सिलॉन denotes, or epsilon is very relevant in terms of the permittivity of the how much the medium is permitting the point charges to react to exert force between them। तो ये बातें हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं हट जाता हूँ थोड़ा सा, आप लोग ना नोट्स वोट्स भी बना लिया करो, और जो मैं क्लास में बोलता हूँ इस बोलने से भी आप वर्ड्स लिख लिया करो, क्योंकि मुझे सब चीजें याद है। मैं सारी डेफिनेशन, सारे थ्योरी, सारा सब मुंह से बोल देता हूँ, तो बोर्ड पे बार बार लिखना, वो फिर तुम उतारोगे और सुनकर खुद से लिखोगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होगा, मेरी मेहनत भी कम रहेगी, तुम्हारा इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगा, और एक बार रिवाइज भी तुम्हारा हाथ के हाथ हो जाएगा लिखने के साथ ही। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, ये फोर्स कैसे एक्सर्ट करेगा एक दूसरे के ऊपर थ्रू फील्ड्स। तो फील्ड्स को समझेंगे हम, फील्ड्स को कॉपी पर या बोर्ड पर मैं रिप्रेजेंट कैसे कर पाऊंगा, उसका मीडियम होता है फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस का कंसेप्ट क्या है, वो कैसे काम करता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, आप सब स्टार्ट कर लो अपनी पढ़ाई, और हम डेली बेसिस पर वीडियोस अपलोड करते जाएंगे। हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर लोगे तो थोड़ा सा आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, जो भी वीडियो हम नया अपलोड करेंगे आपके पास जाएगा। क्योंकि पढ़ाई देखो, क्वालिटी वाइज तो मैं गारंटी देता हूं कि आपने अगर फॉलो कर लिया तो बोर्ड्स में और कॉम्पिटिशन्स में भी आप दोगे। तो क्योंकि फिजिक्स इज अ वेरी लॉजिकल सब्जेक्ट, अगर यहाँ लॉजिक्स को आप समझते चले गए और एक बार क्रिस्टल क्लियर इमेजिनेशन आपकी बनने लगी, तो आप फिर थोड़ा सा लेवल ऊपर जाकर जेई मेंस और एडवांस की भी बात करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि फाउंडेशन आपका स्ट्रांग हो चुका है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को अच्छे से फील करो, फील करके घर पे रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।